हेलो एवरीवन। आरएसएम एसएसबी की जेईएन क्लासेस में आप लोगों का वेलकम है। ये क्लासेस बेसिकली राजस्थान जेईएन के लिए है, लेकिन इन क्लासेस के अंदर हम जो क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो न्यू क्वेश्चंस है। तो जितने भी तरह के जेईएन एग्जाम या स्टेट की पीएससीज वगैरह होती है उसमें भी वो क्वेश्चंस एप्लीकेबल है और वो आपको आ सकते हैं एग्जाम में। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उन क्वेश्चंस के अंदर हम जो फंडामेंटल या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उस कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर वो क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि मेरी कोशिश क्या रहती है कि आपको तकरीबन जब हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज, तो मैं उसके जितना भी नियर अबाउट एरिया होगा, ठीक है ना, उसके सारे क्वेश्चन आपके साथ ले लूँ, थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और उसमें क्वेश्चन सारे डिफरेंट लूँ, ताकि जो कॉन्सेप्ट है हर तरीके के क्वेश्चन में एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आपको जब प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैं आपको आज 20 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा, तो 20 क्वेश्चन से आप 200 क्वेश्चन मतलब 200 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। इतनी कैपेबिलिटी हो जाएगी आपकी। तो क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, और बीच बीच में मैं जो आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट बताता जाता हूँ, सो दैट कि आप कहीं आपका कोई लैक है या कोई कमी है तो उस चीज को इम्प्रूव कर सके। ठीक है। अभी इन क्लासेस के अंदर जो सब्जेक्ट चल रहा है हमारा वो है हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन, यानी हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। उसकी क्लास 23 है। हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट हम खत्म कर चुके हैं। क्लास 23 के अंदर आज जो टॉपिक होंगे वो मैं बता देता हूँ। आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। इसमें से काफी क्वेश्चन बनते हैं। एक बार इसका डिटेल सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, देन इसके फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। डिटेल सिलेबस में है क्रॉप सीजन इन इंडिया, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स यानी खरीफ एंड रबी। जो आपकी फसल है जिसको आप क्रॉप बोल रहे हैं, उसकी सोइंग एंड उसकी हार्वेस्टिंग टाइम के बेसिस के ऊपर खरीफ एंड रबी क्रॉप को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ठीक है ना सर। वीट जो है, गेहूं है, वो रबी क्रॉप है, ठीक है ना। और आपका ग्राउंड नट है, मूंगफली है, वो खरीफ क्रॉप है। तो दोनों में डिफरेंस क्या, क्योंकि दोनों की सोइंग, बुवाई और कटाई अलग अलग टाइम के ऊपर हो रही है, उसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। देन उसके बाद है इसी से रिलेटेड टर्म है क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड। इसी के बेसिस पर ड्यूटी एंड डेल्टा फाइंड आउट किया जाता है। ड्यूटी बेसिकली होती है जिसको हम हेक्टेयर पर क्यूमेक में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 1 क्यूमेक ऑफ वाटर कितने हेक्टेयर फील्ड को इरिगेट कर सकता है। और डेल्टा जो होता है कि जो इरिगेटेड फील्ड है, ठीक है ना, जो खेत है, उसके अंदर वाटर की डेप्थ जो मेंटेन करनी है हमको, रिक्वायर्ड वाटर डेप्थ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये बोलते हैं कि एक खेत के अंदर आपको 100 सेंटीमीटर का वाटर चाहिए और 30 सेंटीमीटर वाटर हमारे पास रेनफॉल से आ रहा है, तो आर्टिफिशियल वाटर की सप्लाई कितनी होगी, 70 सेंटीमीटर होगी। तो दैट 70 सेंटीमीटर इज कॉल्ड डेल्टा। ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी ऑफ वाटर, जैसे टेम्परेचर, इवेपर ट्रांसपिरेशन हो गए, बहुत सारे फैक्टर है। जो विंड हो गए, क्लाइमेटिक फैक्टर्स बहुत सारे हैं। इसके अलावा जो क्रॉप ये है आपका कैश क्रॉप्स वगैरह है, उसके लिए डिफरेंट फैक्टर है। या फिर आप मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, उसके लिए डिफरेंट डिपेंडेंसी है ड्यूटी की। ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ग्रॉस कल्चरेबल एरिया यानी टोटल लैंड एरिया हो गया। कल्चरेबल कमांड एरिया की उसमें से कितने परसेंट के ऊपर कल्टीवेशन हो सकता है, दिस इज कॉल्ड सीसीए। कल्टीवेशन होता है खेती। देन इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, पैलियो इरिगेशन। पैलियो इरिगेशन होता है कि बिफोर सोइंग, है ना, हम कितना वाटर, जो लैंड होती है वो ड्राई होती है अगर, तो जो वाटर हम अप्लाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड पैलियो इरिगेशन। क्रॉप रेशो, क्रॉप रेशो का मतलब होता है रबी टू खरीफ रेशो। देन कोर वाटरिंग, कोर डेप्थ, कोर पीरियड, आउटलेट फैक्टर भी एक तरीके की ड्यूटी होती है। देन कैपेसिटी फैक्टर, टाइम फैक्टर, ओवरलैप अलाउंस, कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब हो गया कि जिनको आप जो फार्मर्स है वो बेसिकली उनको डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसको मार्केट के अंदर सेल के लिए लेके आना पड़ता है, और जिसके दाम मार्केट में बहुत अच्छे मिलते हैं। दैट फॉर एग्जांपल जूट हो गया, टी, कॉफी, ये सब कैश क्रॉप्स है। ठीक है। देन उसके बाद है आउटलेट फैक्टर हो गया, कैपेसिटी फैक्टर, टाइम फैक्टर, सब हमने देख लिए। ट्रांसपिरेशन रेशो, राइट। उसके बाद वेरियस इरिगेशन एफिशिएंसीज है, जैसे वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन, वाटर यूज, वाटर स्टोरेज एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर लास्ट टाइम एसएससी के अंदर एक न्यूमेरिकल भी आया था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देन कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर ऑफ इवेपर ट्रांसपिरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल CIR है, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट हो गया। देन नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट हो गया, FIR हो गया, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, एंड GIR। और इन तरह की FIR, GIR, CIR, NIR के अंदर रिलेशनशिप क्या है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो ये तो हो गया हमारे पास सिलेबस, जिसको आपको पढ़ना है अपने नोट से या बुक्स के अंदर से। इसके बेसिस पे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने हैं, जो मैं आपके सामने अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, देन उसके बाद वो क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है। तो आज का स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए, एन एग्रीकल्चर लैंड ऑफ 450 हेक्टेयर इज टू बी इरिगेटेड।
ठीक है। एरिया हो गया लैंड का 450 हेक्टेयर। द बेस पीरियड ऑफ क्रॉप इज 135 डेज एंड वाटर रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप इज 110 सेंटीमीटर, यानी 110 सेंटीमीटर टोटल क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए हमको इतने डेप्थ का वाटर चाहिए। इफ ए रेनफॉल ऑफ 20 सेंटीमीटर अकरिंग ड्यूरिंग द बेस पीरियड, है ना, जबकि हम बेस पीरियड के ड्यूरिंग, जबकि रिक्वायरमेंट है वाटर डेप्थ की 20 सेंटीमीटर की रेनफॉल हो जाती है, तो इफेक्टिव डेल्टा जो कि आपको आर्टिफिशियली सप्लाई करना पड़ेगा खेत के अंदर, वो कितना है, डेल्टा इक्वल टू 110 माइनस 20 यानी 20 सेंटीमीटर और यू कैन से 0.20 मीटर, और ये हो गया आपका डेज में। देन ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर वुड बी, और ड्यूटी को किसमें मेजर करते हैं, मैंने बताया था हेक्टेयर पर क्यूमेक में, राइट। तो इसका एक फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ड्यूटी इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डेल्टा। बी आपने रख दिया 135, डेल्टा मीटर में करने के लिए 10⁻⁻² रखा, तो 1296 हेक्टेयर पर क्यूमेक आ गया, यानी बी ऑप्शन। देखिए जो ये फॉर्मूला है ड्यूटी का, इसके अंदर ड्यूटी जो डी है वो हेक्टेयर पर क्यूमेक में होती है, ठीक है। बी जो है वो डेज में होता है और डेल्टा है वो मीटर में होता है। अगर आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं डी इक्वल टू 864 बी अपॉन डेल्टा, तो यहाँ पे इस केस में डी तो हेक्टेयर पर क्यूमेक में होगा, बी डेज में होगा, बट डेल्टा जो होगा वो सेंटीमीटर में होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज सोड इन 1 ईयर एंड हार्वेस्टेड इन नेक्स्ट ईयर। बहुत सिंपल सी चीज है कि कोई भी क्रॉप जो है वो 2 साल के लिए तो होती नहीं है, ठीक है, उसका पीरियड मान लो 6 महीने, जैसे रबी या खरीफ क्रॉप है, ठीक है ना। एक क्रॉप मान लो आपकी मार्च के अंदर उसकी हमने बुवाई की यानी सोइंग की और उसको अक्टूबर में काट लिया, तो एक ही साल के अंदर सेम ईयर के अंदर हमने उसकी हार्वेस्टिंग की और सेम ईयर के अंदर सोइंग की। लेकिन अगर किसी की हार्वेस्टिंग हमने अक्टूबर में की है, सॉरी सोइंग हमने अक्टूबर में की है और उसको काट रहे हैं हम मार्च में, जैसे गेहूं होता है, ठीक है ना, वीट जो इसका आंसर है, वो रबी सीजन है, बेसिकली रबी क्रॉप है। तो क्या हुआ कि हमने सोइंग तो एक पहले वाले साल में की है और जो कटाई कर रहे हैं यानी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर में कर रहे हैं, तो वो जो क्रॉप हो गई वो क्रॉप कौन सी हो गई जिसके अंदर हम नेक्स्ट ईयर के अंदर हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है वो इस तरह की क्रॉप की बात की है। इस तरह की क्रॉप जो होती है वो रबी क्रॉप होती है, ठीक है। और रबी क्रॉप का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वीट। देखिए खरीफ क्रॉप आर सोन इन अप्रैल एंड हार्वेस्टेड इन सेप्टेम्बर इन द सेम ईयर, एक ही साल की बात हो गई, यानी 2020 के अप्रैल में मैंने सोइंग की और 2020 के सितंबर में काट दिया। रबी क्या है कि मैंने 2020 के अक्टूबर में उसकी सोइंग की, लेकिन कटाई कब की है, मार्च के अंदर, यानी मार्च 2021 में, तो अगले साल में चली गई। वो है तो 6 महीने पीरियड, बट नेक्स्ट ईयर के अंदर जा रहा है, ठीक है। खरीफ के जो एग्जाम्पल है वो ज्वार, सोयाबीन, राइस, टोबैको, ग्राउंडनट हो गया, मेज यानी मक्का, ग्राउंडनट मूंगफली हो गया। देन रबी के एग्जाम्पल है पटेटो, वीट, पल्स, ग्राम, मस्टर्ड, है ना, सरसों, दाल वगैरह सब चीजें इसके रबी के एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल भी याद रखने क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते कौन सी रबी क्रॉप है। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो स्टार्टिंग की जो 3 क्रॉप है वो क्या है, बेसिकली खरीफ क्रॉप है, बट जो 4th है वो रबी क्रॉप है जिसके लिए ये क्वेश्चन एप्लीकेबल है। तो करेक्ट आंसर हो गया वीट। क्वेश्चन नंबर 3, The left branch canal carrying a discharge of 30 cubic and has cultivable area as 30,000 hectare, ठीक है ना, and the right branch canal carrying a discharge of 6 cubic and has cultivable area of 9,000 hectare. By what % right branch canal would be more efficient than left branch canal? वो कैनाल ज्यादा एफिशिएंट होगी जिस कैनाल की ड्यूटी ज्यादा है, ठीक है। देखते हैं अभी ड्यूटी क्या होता है, हेक्टेयर पर क्यूमेक होती है। तो लेफ्ट ब्रांच के केस के अंदर जो ड्यूटी होगी वो 30,000 अपॉन 30, 30,000 आपका एरिया हो गया। हेक्टेयर पर क्यूमेक में क्या होता है, जो ऊपर हेक्टेयर है वो एरिया हो गया और क्यूमेक मतलब डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज कितना है, 30 है, तो ये 1000 हेक्टेयर पर क्यूमेक आ गया। जब राइट ब्रांच कैनाल में जाएंगे तो 9000 अपॉन 6 है, क्योंकि 9000 उसका एरिया है, तो ये 1500 हेक्टेयर पर क्यूमेक आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ड्यूटी फॉर राइट ब्रांच कैनाल इज ग्रेटर देन टू लेफ्ट ब्रांच कैनाल, इसलिए राइट ब्रांच कैनाल है वो ज्यादा एफिशिएंट होगी क्योंकि वो एक क्यूमेक उसका 1500 हेक्टेयर को इरिगेट करने के लिए कैपेबल है। जबकि लेफ्ट ब्रांच में क्या है कि उसका एक क्यूमेक 1000 हेक्टेयर को ही इरिगेट कर सकता है। तो जितना ज्यादा फील्ड इरिगेट होगा वही ज्यादा एफिशिएंट माना जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब राइट ब्रांच कैनाल इरिगेट्स फील्ड ऑफ 1500 हेक्टेयर वेयर एज लेफ्ट ब्रांच कैनाल इरिगेट्स only 1000 hectare of field in 1 cubic. Therefore, right branch canal is more efficient than left branch canal. अब यहां पे कितनी एफिशिएंट होगी इससे, इसके कंपैरिजन में, तो देख रहे हैं कि 50% ज्यादा हो रही है। इसको हम निकाल लेते हैं, 1500 D2 माइनस D1 अपॉन D1, तो 1500 माइनस 1000 अपॉन 1000 यानी 50% ज्यादा इरिगेट होगी, ठीक है ना। मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर तो 50% आ गया। तो करेक्ट आंसर हो गया ए ऑप्शन।
क्वेश्चन 4, फॉर हायर ह्यूमिडिटी ड्यूटी ऑफ वाटर वुड बी। देखिए अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवोपोट्रांसपिरेशन लॉसेस कम होंगे, इवोपोट्रांसपिरेशन लॉसेस कम होंगे तो ज्यादा एरिया इरिगेट हो सकता है, इसका मतलब क्या होगा, ड्यूटी ज्यादा होगी, यानी ए ऑप्शन। हायर इज द ह्यूमिडिटी हायर विल बी द ड्यूटी ऑफ वाटर सिंस द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवोपोट्रांसपिरेशन विल बी लेस। जो ह्यूमिडिटी अगर हायर का मतलब क्या होता है कि मॉइस्चर बहुत है, मॉइस्चर बहुत है, इसका मतलब इवोपोट्रांसपिरेशन लॉसेस बहुत कम है, तो लॉसेस बहुत कम है तो ड्यूटी ज्यादा होगी। क्वेश्चन 5, एन इरिगेशन कैनाल है GCA यानी ग्रॉस कमांडेड एरिया इक्वल टू 80,000 हेक्टेयर आउट ऑफ विच 60% इज कल्चरेबल एरिया, यानी 80,000 का 60% वो एरिया जिसके ऊपर हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, यानी 80,000 का 60% मतलब कितना हो गया, 48,000 हेक्टेयर वो है जिसके ऊपर हम इरिगेशन कर सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ खरीफ सीजन 40% दे रखी है और रबी सीजन की 60% दे रखी है। इसका मतलब जो खरीफ सीजन के अंदर कितना इरिगेशन होगा, 48,000 का 40% और रबी सीजन कितना इरिगेशन होगा, 48,000 का 60%। ठीक है, तो ये तो 48,000 हेक्टेयर आ गया। खरीफ सीजन के लिए जो कल्चरेबल कमांड एरिया होगा 40% हो जाएगा इसका, ये 60% हो जाएगा। और जो क्रॉप रेशो होता है वो क्या होता है, एरिया इरिगेटेड ड्यूरिंग द रबी सीजन अपॉन एरिया इरिगेटेड ड्यूरिंग द खरीफ सीजन। ठीक है, तो सिंपली 28,800 अपॉन 19,200 कर दिया, यानी 1.5। देखिए इसमें क्वेश्चन में समझाने के लिए मैंने आपको समझाया है, बाकी इसको डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। आपने कहा कि एरिया इरिगेटेड इन रबी सीजन का, इसको डायरेक्टली कर दिए इंटेंसिटी इन द रबी सीजन अपॉन इंटेंसिटी इन द खरीफ सीजन, बस। क्योंकि इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड होती है, एरिया से। अगर आपको ये बोला जाता है किसी फील्ड की इंटेंसिटी, इरिगेशन की इंटेंसिटी 70% है, इसका मतलब आप 70% एरिया को इरिगेट कर सकते हैं, ठीक है ना, और या यू कैन से 70% के अंदर आप कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली लिंक किससे कर गई, जो कल्चरेबल एरिया है उससे। क्वेश्चन 6 है, ड्यूटी एट द आउटलेट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटर इज कॉल्ड ग्रॉस ड्यूटी, आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर, कैनाल ड्यूटी, नेट ड्यूटी। इसका आंसर देखिए बी है। मैं इसको थोड़ा सा आपको एलिब्रेट कर देता हूं। जैसे मान लो ये एक रिवर है, ठीक है, रिवर इस तरह से फ्लो हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे ये रिवर हो गई, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये अप स्ट्रीम एंड हो गया रिवर का, ये डाउन स्ट्रीम एंड हो गया, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ फ्लो हो रही है। इस रिवर से यहाँ पे एक कैनाल निकल गई, इस कैनाल से बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरी निकल रही है, ठीक है ना। एक डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल से यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब उसकी एक तरीके से ब्रांच कैनाल, ठीक है। ये इस ब्रांच कैनाल से आगे जाके एक फील्ड कनेक्टेड है, फील्ड का मतलब खेत। ये वाला जो पॉइंट हो गया, दैट पॉइंट इज ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम सी मान लेते। देखिए फंडामेंटली आप समझिएगा इसको, ठीक है। अब मान लो आप ए जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रिवर का आउटलेट और कैनाल का हेड, एक ही बात है। बी पॉइंट को हम ये बोलेंगे कैनाल का आउटलेट और डिस्ट्रीब्यूटर का हेड, और सी पॉइंट को हम बोलेंगे हेड ऑफ फील्ड और कैनाल का आउटलेट, ठीक है ना। तो आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर जो होता है वो जो डिस्ट्रीब्यूटरी है उसके आउटलेट के ऊपर होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी का आउटलेट का मतलब क्या होगा, ये वाला पॉइंट सी पॉइंट का मतलब क्या हो गया, फील्ड, राइट। अब जब आप ड्यूटी रखते हैं, ड्यूटी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, हेक्टेयर पर क्यूमेक। जैसे जैसे वाटर ए से बी, बी से सी के ऊपर पहुंचेगा, क्या होगा कि उसका डिस्चार्ज में कमी होती जाएगी। कमी क्यों होती जाएगी, बेसिकली क्योंकि लॉसेस होते जाएंगे, तो ड्यूटी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे क्यूमेक कम होगा, ड्यूटी बढ़ेगी। तो ड्यूटी एट सी इज मैक्सिमम, देन ड्यूटी एट बी, देन ड्यूटी एट ए, राइट। तो जो कैनाल के जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका आउटलेट पॉइंट है यानी सी पॉइंट, या फील्ड का हेड है, उस पॉइंट पे ड्यूटी होगी, मैक्सिमम होगी इस केस में। दैट मैक्सिमम ड्यूटी इज कॉल्ड आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। आउटलेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर के कंसर्न में समझ रहे हैं। जो कैनाल का हेड पॉइंट है सी, वो डिस्ट्रीब्यूटर का आउटलेट पॉइंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। द आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर इज डिफाइंड एज द ड्यूटी ऑफ कैनाल वाटर एट द आउटलेट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। इट इज मोर देन द ग्रॉस ड्यूटी अवेलेबल एट द मेन कैनाल हेड, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, if the intensity of irrigation for rabi is 55% and that of for kharif is 60%, then yearly intensity of irrigation would be। देखिए ईयरली इंटेंसिटी का मतलब होता है कि एक खेत पे कितना कल्टीवेशन हो सकता है। मान लो आप बोल रहे हैं उस खेत का एरिया 10,000 हेक्टेयर है,
राइट। आप बोलते हैं कि जब हमने रबी सीजन के अंदर कल्टीवेशन किया, एक ही साल के बात कर रहे हैं, यानी रबी सीजन मतलब 6 महीने के लिए कल्टीवेशन किया रबी के लिए, तो जो उसका इरिगेशन जो एरिया इरिगेट हुआ और जिसमें कल्टीवेशन हुआ, मान लो वो आपका 5500 हेक्टेयर है। और जब खरीफ सीजन के लिए किया तो हमने कितना हुआ, 6000 हेक्टेयर। इसका मतलब पहला जब रबी सीजन के अंदर कर रहे हैं तो 4500 हेक्टेयर के ऊपर हम इरिगेशन नहीं कर पाए या कल्टीवेशन नहीं कर पाए, और खरीफ के अंदर हम 4000 के ऊपर नहीं कर पाए। तो टोटल एक साल के अंदर 11500 हेक्टेयर का कल्टीवेशन हो पाएगा उसके ऊपर। तो 10,000 हेक्टेयर की फील्ड के ऊपर आपने 11,500 का आउटपुट लिया, यानी इंटेंसिटी आपकी 115% हो गई, राइट। तो करेक्ट आंसर हो गया डी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया प्रपोज टू बी इरिगेटेड एनुअली। और हम भी मानते हैं कि ये जो पीरियड है, साइकिल पूरी है, अप्रैल से लेके मार्च तक की है, ठीक है। अप्रैल से सितंबर एक सीजन आ गया, देन अक्टूबर से मार्च दूसरा सीजन आ गया, अक्टूबर से मार्च रबी का हो गया, अप्रैल से सितंबर खरीफ का हो गया, दोनों को मिला के एक साल हो गया। तो दोनों का समेशन कर दिया, दिस इज कॉल्ड 115% इंटेंसिटी ऑफ फील्ड हो गई, राइट। जरूरी नहीं इंटेंसिटी ऑफ फील्ड 100% से ज्यादा हो सकता है कि पहले रबी में 30% ही हुआ, खरीफ में 40% हो, 70% भी हो सकता है, बट मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ फील्ड कितनी हो सकती है, 200%। कि आपने एक 6 महीने के अंदर पूरा 100% को आपने कल्टीवेट कर दिया, फिर अगले 6 महीने में भी 100% कल्टीवेट कर दिया, तो मैक्सिमम 200% हो सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। द डिस्चार्ज अवेलेबल फॉर ए ट्यूब वेल इज 120 मीटर क्यूब पर आवर। The intensity of irrigation is 50% and the depth of water for rabi crop is 48 centimeter. By assuming 3350 hour of working for tube well in a year, the cultivable command area would be, मतलब 3350 घंटे ट्यूब वेल काम करता है एक साल के अंदर। देखिए एक चीज मैं बताता हूँ आपको, पहले भी बताइए, इरिगेशन के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन यूनिट से होते हैं, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे एरिया पूछा है, तो आपको पता है कि एरिया की यूनिट या तो मीटर स्क्वायर होगी या हेक्टेयर होगी, ठीक है। आपको डिस्चार्ज कितना दे रखा है, 120 मीटर क्यूब पर आवर। अगर मैं इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका नीचे का जो आर रखा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। टाइम कितना दे रखा है, 3350 घंटे, 3350 आर, ये किस्सा तो खत्म हो गया यहाँ पे। फिर अगर इसको मैं रबी क्रॉप की जो डेप्थ है उससे डिवाइड कर देता हूँ, डेप्थ कितनी है, 48 सेंटीमीटर यानी 0.48 मीटर। लेकिन जो भी एरिया होगा वो उसका कितना हो रहा है, 50% ही जो है कल्चरेबल एरिया होगा, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितनी है, 50%। तो इस पूरे को मैं 0.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट। वही क्या है, 120 इंटू 3350 अपन 0.5 अपन 48 इंटू 10⁻², यानी 0.48 हो गया। तो आंसर आ गया इतना मीटर स्क्वायर और 41.87 यानी 41.8 हेक्टेयर। मतलब 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होता है। तो आपने कन्वर्ट कर लिया, ओके। तो यूनिट कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्वेश्चन 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैश क्रैश नहीं है, ये कैश क्रॉप, ठीक है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैश क्रॉप। कॉफी कैश क्रॉप है, शुगर केन कैश क्रॉप है, स्पाइसेस यानी मसाले कैश क्रॉप है, बट राइस इज नॉट कैश क्रॉप। तो करेक्ट आंसर हो गया राइस। कैश क्रॉप्स आर दोज क्रॉप विच हैव टू बी encased in the market for processing etc. as it cannot be consumed directly by the cultivators, है ना। कल्टीवेटर यानी जो किसान होते हैं उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, तो मार्केट में उसको एनकेशमेंट के लिए लाया जाता है, और जिसकी प्राइस अच्छी मिलती है और उसको बाहर भी आप भेज सकते हैं, है ना। Then all non-food crops are included in cash crop. For example, coffee, coca, tea, sugarcane, cotton, spices are example of cash crop. जैसे वीट को भी आप कैश क्रॉप बोल सकते हैं, लेकिन वीट को इंटरनेशनल मार्केट के सेंस में आप कैश क्रॉप बोलेंगे, जहां पे आप सेल करेंगे। इंडियन मार्केट के अंदर क्या होता है, वीट आपके कंजम्पशन के लिए नेसेसिटी है एक, ठीक है, तो उसको हम कैश क्रॉप में नहीं रखते हैं क्योंकि वो एक जरूरत है, ठीक है। राइस को हम कैश क्रॉप में नहीं रखते क्योंकि वो जरूरत है। तो जितना भी ग्रेन्स होता है उसको हम कैश क्रॉप में नहीं रखते, चाहे दाल हो, चाहे किसी भी तरह का ज्वार हो, बाजरा हो, उसको हम कैश क्रॉप में नहीं रखते। देन क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। ए कैनाल इरिगेट्स एन एरिया ऑफ 760 हेक्टेयर, 1760 हेक्टेयर। द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ व्हीट क्रॉप टेक्स 120 days एंड रिक्वायर्ड 49 सेंटीमीटर ऑफ वाटर डेप्थ। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रांसप्लांटेशन द यूजफुल रेन फॉलिंग ऑन द फील्ड इज 190 mm, राइट। 190 mm का मतलब हो गया 19 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया 49 सेंटीमीटर की आपको टोटल डेप्थ चाहिए, उसमें तो 19 सेंटीमीटर की तो बारिश ही मिल गई, तो 30 सेंटीमीटर ही आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, यानी डेल्टा आपका 30 सेंटीमीटर होगा।
Assuming loss of water to be 25% in the canal, the discharge required at the head of canal would be. एरिया आपको 1760 दे रखा है, बेस पीरियड 120 दिन रखा है, डेल्टा मैंने बताई दिया आपको 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर आ जाएगा, क्योंकि जितना आपको रिक्वायर्ड चाहिए उसमें से काफ़ी कुछ तो आपकी जो नॉर्मल रेनफॉल है उससे पूर्ति हो रही है, बाकी का आप आर्टिफिशियल वाटर देंगे। तो जो डेल्टा होता है वो क्या होता है, डेप्थ ऑफ आर्टिफिशियल वाटर होता है। तो कितना है 0.3 मीटर। यहाँ से आपने ड्यूटी निकाल लिया, दिस इज 3456 हेक्टेयर पर क्यूमेक आ गया, राइट। अब ये जो ड्यूटी आई है, ये ड्यूटी आपकी कहाँ पे आई है, फील्ड के ऊपर आई है। और जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन भी लिया था, अगर हम फील्ड को और कैनाल के हेड को कंपेयर करें तो कैनाल के हेड पे ड्यूटी फील्ड से कम होगी। तो ये क्योंकि कैनाल के हेड से फील्ड के ऊपर पहुंचने में पानी में 25% का लॉस हो रहा है बोल रहा है, तो कैनाल के हेड के ऊपर जो ड्यूटी कम होगी वो कितनी होगी, 0.75 इंटू 3456 यानी 2592 होगी। यानी 2592 हेक्टेयर पर क्यूमेक जो ड्यूटी है वो कैनाल के हेड की होगी, जो कि इंक्रीज होके 3456 हेक्टेयर कहाँ पे हो जाएगी, फील्ड के हेड पे हो जाएगी, राइट। रिमेंबर दिस थिंग। ये क्या क्वेश्चन में भी, क्योंकि कई बार आप 75% से डिवाइड करते हो, कई बार 75% से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब आपको फील्ड के ऊपर ड्यूटी दे रखी है और कैनाल के ऊपर ड्यूटी फाइंड आउट करा रहे हैं, तो कैनाल के ऊपर ड्यूटी फील्ड से कम होगी, इसलिए हमने फील्ड की ड्यूटी को 75% से मल्टीप्लाई किया है। लेकिन अगर आपको कैनाल के हेड पे ड्यूटी दे रखी होती और फील्ड पे पहुंची होती, तो जो भी कैनाल के हेड पे ड्यूटी है दैट डिवाइडेड बाई दी लॉसेज होगा। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। अब आपको जो एरिया दे रखा है 1760 दे रखा है, तो आपको डिस्चार्ज पूछा है कैनाल के हेड पे, तो 1760 अपॉन जो ड्यूटी है उसको डिवाइड कर देंगे तो क्यूमेक में आंसर आ गया, यानी 0.68 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यूमेक का मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है, और एक यूनिट और बता देता हूं, कई बार कंफ्यूजन होता है, क्यूसेक। क्यूसेक का मतलब होता है फीट क्यूब पर सेकेंड, यानी ये एफपीएस यूनिट के अंदर है। क्वेश्चन 11, A deep river valley consists of a 10.8 hectare of cultivable area, जो cultivable area है, for cultivation a crop whose maximum consumptive use is 7 mm per day. If the average daily rainfall in the valley is 18 mm per day, of which 3 mm is available for the crop. यानी 7 mm पर डे की आपको डेप्थ चाहिए, लेकिन 3 mm आपको बरसात से मिल रहा है, तो इफेक्टिव आपको कितना रिक्वायरमेंट हो गया आर्टिफिशियल वाटर की, 4 mm पर डे। And the irrigation system is operated 6 hours in a day. Then to obtain 50% of field irrigation efficiency, the discharge in the irrigation system stream would be, वो आपको निकालना है, ठीक है। आप NIR निकाल लीजिए पहले, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो होती है कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर माइनस इफेक्टिव रेनफॉल, जैसा मैंने बोला 7 - 3, तो ये हो गया 4 mm पर डे। 7 क्या था आपका टोटल रिक्वायरमेंट चाहिए वाटर की, और 3 आपकी बरसात से मिल रही है, 18 टोटल हो रही है बरसात, उसमें से 3 आपको मिल रही है, ठीक है, उस फील्ड के लिए। NIR आ गया। हमको पता है फील्ड इरिगेशन एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट क्या होता है, NIR अपॉन नीटा। इरिगेशन एफिशिएंसी आपको कितनी देखिए 50%, ठीक है, तो 4/0.5 के यानी 8 mm पर डे आ गया FIR। जो आपके पास एवरेज डेली डिस्चार्ज है, अब 8 mm पर डे को हमको डिस्चार्ज में कन्वर्ट करना है, जस्ट एज्यूम, तो 8 को 8 × 10⁻³ कर दिया तो मीटर हो गया, मीटर क्यूब पर सेकंड चाहिए, डे की जगह मैंने लिख दिया 24 × 3600, तो ये सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया। अब इसको एरिया यानी जो आपका है 10.8 हेक्टेयर, तो 10.8 × 10⁴ कर दिया, क्योंकि 1 हेक्टेयर इक्वल टू मीटर 10⁴ मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर, तो यूनिट बन गई आपकी मीटर क्यूब पर सेकंड। डिस्चार्ज आ गया, यही मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो 0.01 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज आ गया। बट ये जो डिस्चार्ज आया वो डेली डिस्चार्ज आया, एवरेज डेली डिस्चार्ज, लेकिन जो सप्लाई हो रही है वो तो 6 घंटे की हो रही है आपको पास सिर्फ, तो 6 घंटे का पर्टिकुलर अगर आप डिस्चार्ज निकालोगे, द डिस्चार्ज फॉर 6 आवर्स ऑपरेशन ऑफ इरिगेशन सिस्टम, तो क्या होगा बेसिकली 0.01 × 4, क्योंकि जो आपके पास डिस्चार्ज आया है 0.01 वो कितने का है, 24 घंटे का, तो 1 घंटे का कितना गया 24, और तो आपके पास 6 घंटे का कितना आ जाएगा, आप ऐसे करोगे 6 × 4 यानी डिवाइड कर दोगे, तो ये गलती हो जाएगी आपकी। क्यों गलती हो जाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप इसको उल्टा समझिए, आपने कहा कि 0.04 मीटर क्यूब पर सेकंड आपका 6 घंटे का डिस्चार्ज है, अब आप इसका एवरेज डिस्चार्ज निकालेंगे यानी पूरे दिन का, और दिन में 6 घंटे के कितने स्लॉट है, 4 स्लॉट है, तो इसका एवरेज डिस्चार्ज क्या हो जाएगा 0.04/4 यानी 0.01 मीटर क्यूब पर सेकंड डेली डिस्चार्ज जो हमको दिया हुआ है। तो इसलिए हम इसको जो यहाँ पे आपने किया है कैलकुलेशन, ये पूरी तरीके से गलत है, ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये कंफ्यूजन बेसिक कंफ्यूजन है जो होते हैं स्टूडेंट्स को, ओके।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, ए कैनाल इज डिजाइन टू इरिगेट ए फील्ड ऑफ 15 days ड्यूरिंग वाटरिंग पीरियड ऑफ क्रॉप बट एक्चुअली इट रन्स फॉर 10 days ओनली, द टाइम फैक्टर फॉर कैनाल इज। ये कह रहा है कि कैनाल को हमने डिजाइन किया है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड को 15 दिन तक इरिगेट करें, लेकिन कैनाल 10 दिन ही रन कर रही है, ठीक है ना। तो टाइम फैक्टर क्या होता है? तो टाइम फैक्टर की पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। टाइम फैक्टर इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज द कैनाल हैज एक्चुअली रन। कैनाल हैज एक्चुअली रन, कितने नंबर ऑफ डेज रन कर रही है? 10 ड्यूरिंग ए वाटरिंग पीरियड। वाटरिंग पीरियड मतलब जबकि हमको क्रॉप के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। टू द टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ द वाटरिंग पीरियड, जितनी हमको टोटल ऑफ नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, यानी 15 दिन का हमको कैनाल से पानी चाहिए था, लेकिन पानी मिला कितने दिन के लिए? एक्चुअली वो 10 दिन के लिए। 10/15 जो होता है वो टाइम फैक्टर होगा। दिस इज कॉल्ड 0.67, यानी ए ऑप्शन। ओके, तो टाइम फैक्टर आपको समझ में आ गया। जितना आपको एक्चुअली वाटर जितने दिन के लिए मिला है दैट डिवाइडेड बाय जिसके लिए डिजाइन था। क्वेश्चन 13, वाटर डाइवर्टेड इन द कैनाल फ्रॉम द रिवर इज 20 मीटर। कैनाल से रिवर में, एक मिनट, वाटर डाइवर्टेड इन द कैनाल, हाँ, रिवर से कैनाल में 20 मीटर डेप्थ का वाटर डाइवर्ट किया गया। देखिए, वाटर को आप वॉल्यूम के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, वाटर को आप डेप्थ के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 मीटर पानी आपको डाइवर्ट किया गया कैनाल में, रिवर से। फ्रॉम वेयर ए फील्ड इज इरिगेटेड, और वो जो कैनाल है ये रिवर है, रिवर से आपने कैनाल में किया, कैनाल से आपने फील्ड में किया, राइट। और फील्ड इज इरिगेटेड where a field is irrigated to fulfill the requirement of plants with root depth of 0.5 मीटर। यानी प्लांट की रूट डेप्थ के ऊपर जो पानी मिला, रूट डेप्थ के ऊपर वो कितना मिला? 0.5 मीटर डेप्थ का, राइट। द वैल्यू ऑफ नीटा सी यानी वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी इनटू नीटा यानी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी वुड बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? देखिए, वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी जो होता है WF अपॉन WR होता है। यहाँ पे WF क्या है? वाटर डिलीवर टू द फील्ड अपॉन, और WR है वाटर डाइवर्टेड इनटू द कैनाल फ्रॉम रिवर। और जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है वो WS अपॉन WF होता है। WS जो रूट जोन के अंदर या रूट के अंदर जो स्टोर्ड हुआ है पानी, वो डिवाइडेड बाय जो फील्ड पे डाइवर्ट हुआ है। नीटा सी इंटू नीटा ही करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो WF कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया WS अपॉन WR। WS क्या है? रूट के अंदर जो स्टोर्ड हुआ है यानी 0.5 मीटर, और WR क्या है? जो फील्ड के ऊपर डाइवर्ट हुआ है, सॉरी, जो रिवर से कैनाल के ऊपर डाइवर्ट हुआ है। वाटर डाइवर्टेड इनटू द कैनाल फ्रॉम द रिवर, ठीक है। रिवर से कैनाल में डाइवर्ट हुआ है, कितना हुआ? 20 मीटर, तो ये आ जाएगा 0.025। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। डायरेक्ट डेटा नीटा सी और नीटा ई के लिए हमको नहीं दिया, लेकिन जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो WF कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि WF क्वेश्चन में नहीं दिया हमको, ठीक है। तो एक बार आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन SSC में भी आया था, मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर। डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी के ऊपर है ये। द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन अलोंग द लेंथ ऑफ ए बॉर्डर स्ट्रिप एट 0.30 मीटर अपार्ट वाज प्रोब्ड, ठीक है। देयर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आर 2, 1.5, 1.8, 1.2 एंड 1 मीटर। द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी वुड बी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी क्या होती है। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन डी इंटू 100। यहाँ पे डी जो है वो मीन डेप्थ है, ठीक है ना। जो मीन डेप्थ है आपने निकाला 2 प्लस 1.5, 5 ऑब्जर्व वैल्यू है, 1.8, 1.2 एंड 1, ये सब रूट जोन की डेप्थ है, ठीक है। 1.5 मीटर आया, तो इसमें जो 2 है, जैसे आपने कहा ये 2 यहां तक आ गया, ठीक है ना। अब ये 1.5 है, ठीक है। फिर आप कह रहे हैं कि 1.8, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा लेवल, ये 1.8 है, ठीक है। इस तरीके से आपने कहा कि आपने एक बेंचमार्क डिसाइड कर दिया। बेंचमार्क क्या है? उसका मीन जो है 1.5 है, बट जो बाकी की रूट जोन डेप्थ है वो वेरी कर रही है, तो डी की वैल्यू तो 1.5 मीटर आ गया। जो एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव वैल्यू है डेविएशन की, कितना डेविएशन हो रहा है हर रूट जोन डेप्थ के अंदर एवरेज के हिसाब से, उसका मीन क्या है? वो होता है वाई। तो 2 माइनस 1.5 प्लस 1.5 माइनस 1.5 प्लस 1.8 माइनस 1.5। सिंस की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है यानी पॉजिटिव लेनी है, तो मैंने यहाँ पे 1.2 माइनस 1.5 नहीं किया, 1.5 माइनस 1.2। सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, और उसको डिवाइड कर दिया 5 से, तो ये 0.32 मीटर आ गया, राइट। 0 0 हो जाएगा, बट जो माइनस वैल्यूज है वो प्लस मानी जाएंगी, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। y आ गया, d आ गया, दोनों वैल्यूज रख दी, तो 78.67% डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी आ गई कि वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किस एफिशिएंसी से किया जाएगा, ठीक है ना, इन स्ट्रिप्स के अंदर।
तो करेक्ट आंसर हो गया 79 यानी ए ऑप्शन। क्वेश्चन 15, इफ वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी इज 80% ईटा सी, देन व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट टू फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। एक्चुअली क्या होता है कि जीआईआर जो होता है ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट इक्वल टू होता है एफआईआर अपॉन ईटा सी। तो जीआईआर अपॉन एफआईआर जब आपसे पूछा गया है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन ईटा सी हो जाएगा। ठीक है, जीआईआर अपॉन एफआईआर 1 अपॉन ईटा सी 1 अपॉन 0.8 यानी 1.25 बी ऑप्शन। क्वेश्चन 16 है वाटरिंग डन प्रायर टू द सोइंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड। अभी मैंने जब स्टार्टिंग में सिलेबस डिफाइन किया तब आपको बताया था इट इज कॉल्ड पैलियो इरिगेशन। पैलियो इरिगेशन इज डन टू प्रिपेयर द लैंड फॉर सोइंग एंड टू ऐड सफिशिएंट मॉइस्चर टू द सॉइल व्हिच वुड बी रिक्वायर्ड टू इनिशियल ग्रोथ ऑफ क्रॉप। अगर लैंड इन स्टार्टिंग में ड्राई लैंड है तो उस लैंड को प्रिपेयर करने के लिए और इनिशियल ग्रोथ ऑफ क्रॉप के लिए जितना पानी चाहिए होता है दैट इज कॉल्ड पैलियो इरिगेशन। ठीक है ना, ये कब चाहिए होगा जब स्टार्टिंग के टाइम में, ठीक, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे। क्वेश्चन 17 है द ड्यूटी फॉर राइस क्रॉप विथ कोर डेप्थ ऑफ 216 mm एंड कोर पीरियड ऑफ 10 days वुड बी। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा यूनिट से मैनेज होगा क्वेश्चन। ड्यूटी पूछिए और आपको पता होना चाहिए बस ड्यूटी हेक्टेयर पर क्यूमेक में ही निकालनी है आपको। अब जो आपको वैल्यूज दे रखी है उसको हेक्टेयर पर क्यूमेक में कन्वर्ट करना है। देखिए आपको दे रखा है 10 days यानी इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एस फॉर सेकंड, एम फॉर मीटर। तो 10 इंटू 24 इंटू 36 सेकंड में हो गया, और 216 आपको mm में दे रखा है, 216 इंटू 10⁻³ कर दिया मीटर में हो गया। इसको सॉल्व किया 40 इंटू 10⁵ सेकंड पर मीटर हो गया। दोनों ऊपर नीचे मैंने मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो ये ऐसे हो गया मीटर स्क्वायर सेकंड पर मीटर क्यूब। 40 इंटू 10⁵, ये सेकंड को मैं नीचे ले गया तो मीटर क्यूब पर सेकंड कर दिया जो कि मेरा क्यूमेक में कन्वर्ट हो गया। और 10⁴ मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हेक्टेयर हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 40 इंटू 10 यानी 400। तो 400 हेक्टेयर पर क्यूमेक। प्योर यूनिट से मैनेज करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूटी ऑफ वेल वाटर इज मोर देन कैनाल वाटर बिकॉज कन्वीनियंस लॉसेज इन वेल इरिगेशन आर लेस। बिल्कुल सही है, क्योंकि वेल इरिगेशन में ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा नहीं है जिसमें लॉसेज होते हैं, तो कन्वीनियंस लॉसेज कम है, ये सही है। वेल वाटर इज क्लीन दैट कैनाल वाटर, इसका कोई लेना देना नहीं है। वेल वाटर इज यूज इकोनॉमिकली, है ना। कैनाल वाटर में वेस्टेज ज्यादा होता है वेल वाटर के कंपैरिजन में, तो ये भी करेक्ट है। 1 and 3 ऑप्शन इज करेक्ट, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। Well irrigation has higher duty than canal irrigation due to the fact that water is used economically according to the needs. जितनी जरूरत है उतना पानी लेते हैं, as well as convenience losses in well irrigation are less. Okay? और आज का 19 क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है। If during खरीफ season area sown in such that the discharge required is 0.9 cumax, if maximum discharge is 5 cumax, then capacity factor would be. तो पहले ये समझना होगा कि कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है। ये तो कह रहा है कि खरीफ सीजन में जितना एरिया सोन किया है हमने उसके लिए जो डिस्चार्ज रिक्वायर्ड था खरीफ सीजन के लिए वो कितना था Q इक्वल टू जितना भी मैक्सिमम है उसका 90%, राइट। रेशियो ऑफ द मीन सप्लाई डिस्चार्ज ऑफ ए कैनाल फॉर सर्टेन ड्यूरेशन टू इट्स मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी फैक्टर। जितना आपको रिक्वायर्ड है, जितना मैक्सिमम है उसके रेशियो जो है दिस इज कॉल्ड कैपेसिटी फैक्टर। तो इस हिसाब से कैपेसिटी फैक्टर कितना है 0.9 या यू कैन से 90%। डन। तो सारी तरह की टर्म पे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, टाइम फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है ना, क्रॉप रेशियो, सब कुछ। सो ये आज का जो अपनी क्लास है ये ओवर हो गई है। इसकी PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में अटैच है और नेक्स्ट क्लास यानी 24 क्लास जो होगी उसके साथ हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अभी हमारा इरिगेशन ही चल रहा है और 2-3 क्लासेस में इरिगेशन ही कंटिन्यू रहेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट चेंज होगा। ओके, सो जिन स्टूडेंट्स ने बाकी के सब्जेक्ट्स के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं या डाउनलोड नहीं किए वो उनको मैं बता देता हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हमारा ओवर हो चुका है, स्ट्रक्चर एनालिसिस यानी टॉस हमारा खत्म हो चुका है, सर्वेइंग हमारा ओवर हो चुका है, हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट ओवर हो चुका है और अभी इरिगेशन चल रहा है। ओके, तो ये इस सीरीज का ये 23rd वीडियो था, ठीक है। तो बाकी के आप देख सकते हैं, अवेलेबल है यूट्यूब पे। फाइन, ओके, थैंक यू।